गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने साझेदारी का परिचय जिसमें कुछ पॉइंट पढ़े थे और अंत में अपन आ गए थे साझेदारी में खातों का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है और इसके अंदर अपन ने स्थिर खाता विधि यानी फिक्स्ड अकाउंट बेस पढ़ लिया था। यहाँ तक अपन ने जो है वो क्लियर कर लिया था। उसके बाद में एक जो तरीका और था जिसमें अपन साझेदारी के खातों का लेखांकन करेंगे, जिसे बोलेंगे परिवर्तनशील खाता विधि। क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील खाता विधि यानी वेरिएबल अकाउंट। ओके, परिवर्तनशील खाता विधि वेरिएबल अकाउंट अपन बोलेंगे, जिसके अंदर अपन मात्र एक ही अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसके बैलेंस को जो है जिसके द्वारा ही अपन अंतिम पूंजी निकालेंगे। तो इसमें एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, ये एक पार्टनर, ये दूसरा पार्टनर, फिर ये वापस आपका पर्टिकुलर, ये एक पार्टनर और ये दूसरा पार्टनर। थोड़ा लिख देंगे अंदर पर्टिकुलर, माना कि अपने दो पार्टनर है ए और बी। पर्टिकुलर दो पार्टनर है ए और बी। अब अपन थोड़ा इसमें पोस्टिंग समझते हैं कि इसमें अपन पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखिए, अपन ने ना फिक्स अकाउंट बेस में जब अपन ने दो तरह के अकाउंट बनाए थे, एक तो बनाया था पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बनाया था अपन ने पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन ने सिर्फ पार्टनर की कैपिटल लिखी थी, क्रेडिट साइड में उसकी कैपिटल लिखी थी और क्रेडिट साइड में अगर वो और कैपिटल लगा रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते और अगर निकाल रहा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करते और बैलेंस शीट फिगर से क्लोजिंग कैपिटल निकाल देते। बट इसमें ऐसा है कि इसमें ही आपकी कैपिटल आएगी और इसी में ही सारे आपके एक्सपेंसेस आएंगे। सबसे पहले अपन क्रेडिट साइड कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे बाय बैलेंस बिल, यानी जो पार्टनर की प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल होती है, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी उसे लिखेंगे, नहीं दे रखी होगी तो निकाल देंगे। निकालने का भी तरीका होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन लिखेंगे अगर पार्टनर को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी ब्याज दिया जाता है वो लिखेंगे। अगर पार्टनर को किसी प्रकार की सैलरी बोनस दिया जा रहा है तो उसकी पोस्टिंग भी अपन यहीं पे करेंगे, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अदर पार्टनर की इनकम है तो उसे इसी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये पार्टनर का पर्सनल अकाउंट होता है, सारे पार्टनर का एक होता है और पर पार्टनर की अलग अलग देखो पोस्टिंग होती है। तो क्रेडिट साइड में इसकी इनकम और डेबिट साइड में पार्टनर के लॉसेस या एक्सपेंसेस आपको दिखाएंगे। तो ये इनकम और किसी फर्म द्वारा अगर पार्टनर को इनकम दी जाती है तो वो, अगर फर्म जो है वो पार्टनर की बिल्डिंग में चल रही है, मतलब किसी साझेदार ने ही तो वो जो भवन है किराए पे दिया है और वो किराए को अगर चुकाया है, फर्म द्वारा पार्टनर को किराया चुकाया गया है तो उसकी पोस्टिंग भी यहीं पे की जाएगी बाय रेंट करके। ठीक है।
ये हो गया। अब एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने पहले थ्योरी समझाई थी, उसमें एक साझेदारी संलेख टॉपिक समझाया था। उस टॉपिक में मैंने समझाया था कि अगर फर्म जो है साझेदार से किसी प्रकार का ब्याज लेती है, किसी प्रकार का लोन लेती है, किसी प्रकार का ऋण लेती है, तो उस ऋण के बदले जो है वो पार्टनर को फर्म जो है ब्याज चुकाएगी। क्या चुकाएगी? ब्याज चुकाएगी। तो एक तरह से जो ब्याज हुआ वो साझेदार की इनकम हुई, वो पार्टनर की इनकम हुई, तो उसकी पोस्टिंग क्या यहाँ पे की जाएगी? नहीं, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। कारण बताती हूँ कि जब भी अपन किसी से लोन लेते हैं, जब भी अपन किसी से ऋण लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं या किसी अन्य व्यक्ति से अपन लोन लेते हैं, तो मूल राशि के साथ अपन ब्याज का भी भुगतान करते हैं। क्या करते हैं? मूल राशि के साथ ब्याज का भी भुगतान करते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि मैंने लिए तो थे 1 लाख रुपए पर चुकाए 1,05,000। तो आपने क्या किया? ब्याज की राशि को किस मूल राशि के साथ जोड़ा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि साझेदार को चुकाया गया ब्याज उसके ऋण खाते में जाएगा, ना कि यहाँ पे आपको पोस्टिंग नहीं करनी है। अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पार्टनर की सारी इनकम आती है, तो ब्याज भी उसकी इनकम हुई, पर उसकी पोस्टिंग आप यहाँ पे नहीं करेंगे, उसकी पोस्टिंग साझेदार के ऋण खाते में की जाएगी, क्योंकि अपन मूल राशि के साथ ही ब्याज को जोड़ते हैं। आगे बात समझ में? ये तो हो गया डेबिट क्रेडिट साइड का। ये उसके बाद अपन प्रश्न की शुरुआत में एक P&L एप्रोप्रिएशन करके खाता बनाएंगे, लाभ हानि आयोजन खाता बनाएंगे। उस खाते के जो है बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट और लॉस आएगा, पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस आएगा। अगर P&L एप्रोप्रिएशन के बैलेंसिंग फिगर से पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को बांट के अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद में डेबिट साइड में अगर साझेदार द्वारा फर्म से किसी प्रकार की ड्राइंग, किसी प्रकार का आहरण किया गया है। देखिए, फर्म से पैसा लिया है, आहरण का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी साझेदार अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल उपयोग के लिए किसी प्रकार का माल या किसी प्रकार का कैश लेता है, तो वो आहरण कहलाता है। तो आहरण किया है, पैसा लिया, तो उसे चुकाना भी तो पड़ेगा, तो वो जो है वो पार्टनर के लिए एक प्रकार से खर्चा होगा। उस खर्चे को यहाँ पे दिखाएंगे टू ड्राइंग, क्योंकि आहरण लिया है, पैसा लिया है, तो उसको चुकाना वापिस साझेदारों की जिम्मेदारी, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो यहाँ पे अपन लिख देंगे। अगर अपन ने फर्म से व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसा, माल जो भी लिया है, तो उसके बदले जो है वो ब्याज चुकाना पड़ेगा। फर्म अगर साझेदार से ब्याज लेती है, तो ब्याज भी क्या होगा? साझेदार का खर्चा। तो उस खर्चे को भी आपको यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसा करके यहाँ पे लिख देंगे। अन्य कोई खर्चा जो कि साझेदार द्वारा किया जा रहा है, तो वो खर्चे की पोस्टिंग अपन यहाँ पे कर देंगे। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस होता है, तो उस लॉस का जो है वो यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके, और जो भी अमाउंट है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है? इस क्रेडिट को जोड़ना है और इस डेबिट में यहाँ तक की मदें घटानी है। इस क्रेडिट को जोड़ना है और यहाँ तक की मदें घटानी है। अगर यहाँ की जोड़ ज़्यादा है और यहाँ की कम है, तो यहाँ बैलेंस शीट लिख देंगे, और यहाँ की जोड़ ज़्यादा है और यहाँ की कम है, तो यहाँ बैलेंस शीट लिख देंगे। ये अकाउंट अपना खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अपन अपना अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब देखिए, अगर यहाँ आपका बैलेंस शीट बच रहा है, तो इसका मतलब साझेदार के पास अंतिम पूंजी है, क्लोजिंग कैपिटल है। इसकी पोस्टिंग कहाँ पे की जाएगी? यहाँ इसकी पोस्टिंग आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल के रूप में की जाएगी। अगर यहाँ पे आपका बैलेंस शीट फिगर बच रहा है, तो इसका
मतलब साझेदार के पास किसी प्रकार की पूंजी नहीं है, उल्टा साझेदार जो है वो घाटे में चल रहा है, उसे फर्म को पैसा देना है। आगे बात समझ में, ये जो था आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। देखिए एक बार फिर से इसका जो थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे अपन लिख देंगे बाय बैलेंस शीट, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद में राइट साइड में टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L एप्रोप्रिएशन का इफ लॉस है तो, ठीक है। और ये बैलेंस शीट जो कि क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी पार्टनर की, जिसकी पोस्टिंग अपन बैलेंस शीट अकाउंट के बैलेंस शीट के जो है वो लायबिलिटी साइड में करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला जो स्टेप है अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे अपन लाभ हानि आयोजन खाता बोलेंगे। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे बोलेंगे लाभ हानि आयोजन खाता। इसके माध्यम से अपन पार्टनर को होने वाले प्रॉफिट या लॉस की गणना करेंगे। इसका जो नेचर, इसकी जो प्रकृति होती है वो नाम मात्र की होती है। ध्यान रखना, हर खाते की अपनी एक प्रकृति होती है। ये जो खाता होता है वो नाम मात्र की या नॉमिनल अकाउंट की नेचर का होता है, ठीक है। ये बनाएंगे अकाउंट अपन। ये रहा अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा, लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन क्रेडिट साइड को पूरा करते हैं। क्रेडिट साइड में जो भी लाभ हानि खाते का बैलेंस होता है वो यहाँ पे आएगा। कौन से खाते का? लाभ हानि खाता, क्योंकि सबसे पहले लाभ हानि खाता बनाया जाएगा। या फिर प्रश्न में आपको पहले से ही लाभ हानि खाते का जो है वो शेष या बैलेंस दे रखा होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अपन अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, साझेदार अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं कि फर्म के बाहर का जो भी खर्चा होता है उसे निपटा लेते हैं। तो फर्म का बाहर के खर्चे की निपटाने के लिए, उसके बाद में आपके कितना प्रॉफिट बच रहा है उसकी गणना के लिए पहले P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट का जो शेष बचेगा, P&L अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होगा उसकी पोस्टिंग यहाँ पे और यहाँ पे की जाएगी। क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट को यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये P&L अकाउंट आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फर्म का अकाउंट होता है। किसका होता है? ये फर्म का अकाउंट होता है। तो यहाँ पे फर्म की इनकम और यहाँ पे फर्म के खर्चे बताएंगे। तो फर्म के P&L अकाउंट से जो भी प्रॉफिट बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए साझेदार यदि फर्म से आहरण करते हैं, फर्म से पैसा लेते हैं, तो उनको फर्म को ब्याज देना पड़ेगा। तो जो ब्याज हुई वो फर्म की इनकम होगी। और वो ब्याज किसके ऊपर मिला है? वो ब्याज ड्राइंग या आहरण के ऊपर मिला है, जिसे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे। उसकी पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। इसकी पोस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा अगर फर्म की कोई इनकम होती है तो उसे यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे डेबिट साइड में, यहाँ पे फर्म के खर्चों को लिखेंगे। तो फर्म का सबसे पहला खर्चा क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज मिलता है, जो भी साझेदारों को उनकी पूंजी के ऊपर ब्याज मिलता है। देखिए साझेदारों ने व्यापार में पूंजी लगाई तो पूंजी के बदले ब्याज तो देंगे, तो जो ब्याज होगा
कैपिटल करके। उसके बाद में अगर साझेदार को किसी प्रकार की सैलरी दी जाती है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसकी पोस्टिंग भी यहाँ पे की जाएगी। अगर किसी प्रकार का कमीशन दिया जा रहा है तो उसकी पोस्टिंग भी यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद जो भी अगर कोई साझेदार को किसी प्रकार के खर्चे का भुगतान किया जा रहा है फर्म के द्वारा और वो साझेदार की इनकम और फर्म का खर्चा है तो उसकी पोस्टिंग अपन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ की टोटल करके यहाँ तक का जो भी है टोटल अमाउंट को आपको लेस कर देने का है। इन दोनों को जोड़ के जो भी आता है उसमें से ये वाला आंसर जो है इतना पार्ट जो है आपको लेस करने का है। अगर यहाँ की टोटल ज़्यादा और यहाँ की कम है तो फर्म को जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, इसे अपन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी है पार्टनर उनमें बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर फर्म को अगर यहाँ की टोटल ज़्यादा और यहाँ की कम है तो इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, फर्म को हानि हो रही है, तो वो भी अपन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये करके अपन यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे और इसी के साथ ये अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। यानी इसका बैलेंस कहाँ पे जाएगा, हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसका बैलेंस चला जाएगा। इसके बाद में अपन अगला स्टेप लेंगे कि देखिए जो भी मैंने आपको यहाँ तक समझाया है वो आपको समझ में आ गया है, तो अपन इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। जब थ्योरी पोर्शन में आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना आपके सामने दो शब्द आएंगे। एक तो होगा लाभों पर प्रभार जिसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और एक होता है लाभों का बंटवारा। लाभों का बंटवारा जिसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। अब इन दो शब्द का मीन्स क्या होता है, इन दो शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए लाभों पर प्रभार का मतलब होता है कि अगर व्यापार में आपको हानि हो रही है तो भी आपको उन खर्चों का भुगतान करना जरूरी है। इसका मतलब होता है कि अगर व्यापार में आपको हानि हो रही है या हानि जो आपके खर्चे और आय बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है, तो भी आपको जो है इन खर्चों का भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि आप ले लो सैलरी, अगर आपने पार्टनरशिप में साझेदारी में किसी साझेदार के अलावा अन्य व्यक्ति को काम पे रखा है, अन्य व्यक्ति को सैलरी बेस पे अपने पास रखा है, तो वो तो बाहर का व्यक्ति है। अब आपके पास पैसा है या नहीं है, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा है रेंट। देखिए रेंट, अगर आप साझेदार की बिल्डिंग का, अगर आप साझेदार के भवन का या अन्य किसी व्यक्ति के भवन का उपयोग कर रहे हैं अपने व्यापार के लिए, या आपकी फर्म जो है वो किराए की बिल्डिंग में चल रही है, उसका किराया आपको चुकाना पड़ेगा। आपके पास पैसा है या नहीं है, पर किराया चुकाना आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आपके पास लाभ हो या नहीं हो, पर उसको आपको चुकाना ही पड़ेगा। उसे आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। यानी जो खर्चे चुकाने अति आवश्यक है, जो चुकाने जरूरी है, उसकी पोस्टिंग आप P&L अकाउंट में करेंगे। उसके बाद आता है लाभों का बंटवारा।
देखिए लाभों का बंटवारा में अगर आपके पास हानि है, आपको हानि हो रही है, तो उन खर्चों को चुकाना आपको जरूरी नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए फर्म में साझेदार है, साझेदारों को पता है कि उनके पास पैसा है या नहीं है, फर्म के पास इनकम है या नहीं है। तो फर्म के पास इनकम नहीं है तो साझेदार अपनी पूंजी के ऊपर ब्याज नहीं लेंगे। जो ऐसी चीजें, ऐसे आइटम जिनका पेमेंट करना जरूरी नहीं है, वो आएगा लाभों के बंटवारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब देखिए इसमें सैलरी क्या आएगा, इसमें सैलरी क्या आएगा, पर वो सैलरी कौन सी होगी, जो फर्म के पार्टनर को, जो फर्म के साझेदार को ही दी जाती है। साझेदार को पता है कि फर्म में किसी प्रकार का लाभ, किसी प्रकार का पैसा नहीं है, तो मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली, तो वो एडजस्ट कर लेगा। पर बाहर का व्यक्ति कभी भी एडजस्ट नहीं करता है, उसकी सैलरी यहाँ पे आएगी। ये वो सैलरी है जो कि फर्म के साझेदार को दी जाएगी। अगर फर्म के पास पैसा नहीं है तो वो आगे फिर कभी देगा, पर ये वाली सैलरी कौन सी है, जो फर्म के बाहरी व्यक्ति को दी जाती है, जिसको देना कंपल्सरी, जिसको देना जरूरी होता है, और ये साझेदार की सैलरी होती है। तो आगे आपको ये दो वर्ड समझ में, लाभों पर व्यापार यानी P&L अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग होगी, और लाभों का बंटवारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि अगर आपके पास हानि हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आगे फिर कभी पेमेंट करने के या जिसको चुकाना जरूरी नहीं है, उन आइटम को अपन यहाँ पे लिखेंगे। फिर एक वर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपन जो है मूल राशि के साथ ही उसका ब्याज जोड़ते हैं। हमेशा जो आप लोन ले रहे हो या जो आपने ऋण लिया है, उसी के साथ आप ब्याज को जोड़ते हो, तो उसकी पोस्टिंग आपको हमेशा लोन अकाउंट के अंदर, जो भी साझेदार का ऋण खाता है उसके अंदर आपको पोस्टिंग कर दिए, ना तो इसमें डालने का है ना इसमें डालने का है, आपको सीधा उसको पार्टनर के लोन अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग करनी है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अपन उसका अगला स्टेप लेते हैं। आहरण, जिसे अपन ड्राइंग बोलेंगे। लेकिन मैं आहरण की परिभाषा आपको बताती हूँ। यदि साझेदार अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, यदि साझेदार या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए फर्म से या तो पैसा या माल उधार लेता है, तो उसे अपन ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग या आहरण। अब देखिए आप कहीं से भी पैसा उधार लो, आपको उसके बदले ब्याज चुकाना पड़ेगा, या कुछ भी माल मतलब उधार लो तो भी आपको उसके बदले कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। तो उसके बदले अपन कुछ मूल राशि के बदले जो भी अपन चुकाते हैं वो उसका ब्याज कहलाता है। तो इसके ऊपर भी अपन ब्याज की गणना करेंगे, जिससे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। क्या बोला जाएगा? आहरण पर ब्याज। देखिए इसे निकालने के 3 तरीके हैं। पहला सरल विधि, सरल विधि सिंपल मेथड। देखिए सरल विधि के अंदर आपको प्रश्न में जो है वो मूल राशि दे रखी होगी, ब्याज की दर दे रखी होगी, और कितने महीने कितने समय के लिए उसने आहरण किया है वो दे रखा होगा। तो उस हिसाब से आपको जो है वो सूत्र लगा देंगे। उसका फॉर्मूला हो जाएगा मूल राशि इंटू दर और इंटू समय। ठीक है ना, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में आता है दिनों के आधार पर या महीनों के आधार पर। दिनों के आधार पर या महीनों के आधार पर। देखिए दिनों के
पार्टनर जो है वो कभी जुलाई में या अगस्त में या अक्टूबर में, ठीक है ना, या दिसंबर से ऐसे आहरण शुरू करता है। जैसे कि कोई ए पार्टनर है जिसने अगस्त से प्रति माह इतना आहरण शुरू किया, बी ने अक्टूबर से इतना आहरण शुरू किया, तो उसकी गणना आप किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए आप ध्यान में रखें कि जिस महीने से आहरण शुरू किया जा रहा है, जिस महीने से आहरण शुरू किया जा रहा है, वहां से लेकर जहां पे खाते बंद होते हैं, अपने खाते किस महीने में बंद होते हैं? अपने खाते जो 31 मार्च में बंद होते हैं। तो जिस महीने से आहरण शुरू किया है वहां से लेकर 31 मार्च तक के जो है वो महीनों की गणना की जाएगी। जैसे कि अगस्त में आहरण शुरू किया है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीनों के जो है वो आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी। आगे बात समझ में, उसे बोलेंगे महीनों के आधार पर प्रति माह अलग अलग आहरण किया था। जैसे एक साझेदार है जिसने अगस्त से तो 1,000 रुपए का आहरण किया है और अक्टूबर से 500 रुपए का आहरण किया, तो अगस्त से लेके 31 मार्च तक 1,000 रुपए के हिसाब से गणना की जाएगी। अगस्त से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए? उसने 1,000 का आहरण किया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीनों का, तो इंटू 8 कर लेंगे। फिर उसने क्या किया? अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने हुए गिनेंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 500 रुपए का आहरण है, तो 500 इंटू 6 करेंगे, तो ये तो हो गए 8,000 और ये हो गए 3,000। ऐसा करके अपन प्रति माह के हिसाब से जो है वो मूल राशि की गणना कर लेंगे और फिर वही जो है सूत्र अपन लगा के, यानी ये मूल सूत्र लगा के अपन जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे बात समझ में, ये तो दो तरीका हो गया, सरल विधि और एक दिनों के आधार पर और एक महीनों के आधार पर। ये तो थी महीनों के आधार पर, जब आपकी 1 तारीख से आहरण शुरू हो, अगर महीने के बीच में जैसे कि 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख इस तरह से अगर आहरण किया जा रहा है तो दिनों की गणना करेंगे और बटा 365 करेंगे, ठीक है। इसी का अपन जो है वो थर्ड मेथड है, वो कि टेबल के आधार पर, एक सारणी के आधार पर समझेंगे। देखिए मैं एक टेबल बना रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब आहरण 12 महीनों से किया जा रहा हो, जब आहरण 9 महीनों से किया जा रहा हो और जब आहरण 6 महीनों से किया जा रहा हो, ठीक है। जब आहरण की शुरुआत 12 महीनों से चल रही है, जब आहरण की शुरुआत 9 महीनों से हुई है, जब आहरण की शुरुआत 6 महीने से हुई है, तो इसमें अपन अगर महीने की प्रथम तारीख है, तो अगर महीने की प्रथम तारीख को आहरण किया जा रहा है तो आपको फॉर्मूला लगाना है 12 + 1/2। अगर महीने की प्रथम तारीख को आहरण किया जाता है तो 12 तो महीने और 1 जो है वो प्रथम तारीख बटा 2, तो ये आ जाएगा 6.5, ठीक है। अगर महीने की प्रथम तारीख है तो 9 + 1/2, 9 तो महीने और 1 प्रथम तारीख बटा 2 करेंगे 5, ठीक है। 6 + 1/2 3.5, ठीक है। अगर महीने की अंतिम तारीख को आहरण किया जा रहा है तो महीने की कौन सी तारीख है? अंतिम तारीख को अगर आहरण किया जा रहा है तो अंतिम है तो 1 कम कर दो, 12 - 1/2 कितने हो गए? 5.5, 9 - 1/2 कितने हो गए? 4 और 6 - 1/2, तो ये कितने हो जाएंगे? 2.5। अगर महीने के मध्य में आहरण किया जा रहा है तो, अगर महीने के मध्य में आहरण किया जा रहा है तो क्या करेंगे? 12/2, 6, 9/2
2, कितने हो जाएंगे 3। आगे बात समझ में, प्रथम है महीने की प्रथम तारीख है तो 1 जोड़ दो, अंतिम है तो 1 कम कर दो और कुछ नहीं है तो सीधा बटा 2 कर दो। उसके बाद में है यदि आप प्रत्येक तिमाही के आधार पर आहरण कर रहे, हर 3-3 महीने से आहरण कर रहे, कैसे कर रहे हैं, हर 3-3 महीने से आहरण, तो तिमाही के प्रथम में, कैसे, तिमाही के प्रथम में, तिमाही के प्रथम में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ तिमाही है तो 3 प्लस कर दो, 12 प्लस 3 बटा 2 कितना हो जाएगा 7.5। 9 प्लस 3 बटा 2 कितना हो जाएगा 6। 6 प्लस 3 बटा 2 कितने हो जाएंगे 4.5। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर है तिमाही के अंत में, तो क्या करेंगे अपन, -3 कर देंगे, 4.5। 9 - 3 बटा 2 कितने हो जाएंगे 3, और 6 - 3 बटा 2 1.5। ठीक है, और तिमाही के मध्य में, तिमाही के कैसे मध्य में, तो 12 बटा 2 6, 9 बटा 2 4.5 और 6 बटा 2 3। ये अपने इतना काम का नहीं आएगा, पर ये पोर्शन अपने ज्यादा काम का है। इसके बाद अगला जो है स्टेप आता है, अगला जो पद आता है वो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि साझेदारी खाते बंद करने के बाद अपने को पता लगता है कि अपने से या तो कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, या कुछ ऐसा आइटम है या कुछ ऐसी मद है जो लिखने से रह गई है। अब क्या करें, क्या उन खातों को काट छाट करें? नहीं, आप हमेशा ध्यान रखिए अंतिम खातों के साथ कभी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। वो अगर बंद हो गए हैं तो उनकी जगह पे उनका कोई अन्य जो है वो विधि लेके उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अंतिम खातों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो अपने भी ऐसा है कि साझेदारी खाते बंद करने के बाद अपने को पता लगता है कि कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो अपन उसे कैसे सुधारें। तो उसके लिए आपने को ध्यान रखना है, एक विधि अपनाएंगे, साझेदारी खाते बंद होने के बाद समायोजन। अब ये समायोजन किस प्रकार किया जाएगा? ये समायोजन 2 प्रकार से किया जाता है। साझेदारी खाते बंद होने के बाद हमें कोई गलती का पता लगता है तो वो गलती का जो है वो समायोजन जो है वो 2 प्रकार से किया जाएगा। कैसे? एक तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के, लाभ हानि समायोजन खाता बना के, लाभ हानि समायोजन खाता। कौन सा खाता? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। जैसे अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, पर वो तो गलती होने या भूल होने से पहले का होता है। अगर आपसे कोई भूल हो गई है या आपसे कोई गलती हो गई है, आपने अकाउंट क्लोज कर दिया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दिया, उसके बाद में आपको पता लगता है हमसे कोई गलती हो गई, तो आप क्या करेंगे? अब P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होगा प्रविष्टि द्वारा सुधार। बेस्ड ऑन एंट्री, या लिख देंगे
सॉल्यूशन एंट्री के द्वारा। कैसे एंट्री, समायोजन एंट्री बनाएंगे। ये तो जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही सिंपल साधारण तरीके से जो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। पर प्रविष्टि द्वारा सुधार के लिए आपको एक खाता बनाना पड़ेगा। उस खाते के डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस के द्वारा एक एंट्री बनेगी। उस एंट्री से जहाँ भी आपसे गलती हुई है वो गलती सुधार लेंगे। उस खाते में आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आपसे गलत हुई है या जो चीज आपने नहीं लिखी है, नहीं लिखी है तो उसे लिख देंगे और गलत हो गई है तो उसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अपन बनाएंगे ये समायोजन के लिए खाता बनाएंगे। पर्टिकुलर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, उसका डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ये जो बनेगा वो फर्म का बनेगा। कौन सा बनेगा? फर्म का। ये फर्म का डेबिट, ये फर्म का क्रेडिट। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी, जब आप इतना पोर्शन बना रहे हो, जब आप यहाँ पे प्रविष्टि कर रहे हो तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट माइंड में रखना है। देखिए आपको इसमें कंफ्यूज हो जाएगा पर मैं आपको एक सीधा तरीका बताती हूँ। जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट माइंड में रखना है। और जब आप यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि साझेदारों को जो उनकी पूंजी पर ब्याज आपको देना था वो 10% से देना था। साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज कितना देना था? 10% से, पर दे कितना दिया? 12% से। तो ये गलत हो गया। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अपन पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ पे लिखते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। पर आपने दिया तो ब्याज, पर देना था 10, आपने दिया कितना? 12। तो मैंने आपको पहले बोला है कि जो आपने गलती की है, जो आपसे गलत हुआ है उसे उल्टा कर दो। अपन क्रेडिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप डेबिट में लिखो 12% और 12%। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट में, उल्टा कर देंगे। और देना कितना था? 10%, तो सीधा लिख दो 10%, ये 10% और ये 10%। अब देखिए ऐसा होगा कि या तो इसको ज्यादा मिलेगा और इसको कम, या इसको कम और इसको ज्यादा। ऐसा करके एक का डेबिट बैलेंस होगा और एक का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके आधार पर एक एंट्री बनेगी। उस एंट्री से आपका जो आंसर आएगा वो आपका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो साझेदारी खातों के बंद होने के बाद समायोजन करेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है या कोई भूल हो जाती है तो वो दो तरह से किया जाएगा, एक तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के और एक एकल प्रविष्टि द्वारा। कौन सी प्रविष्टि? एकल प्रविष्टि द्वारा, क्योंकि इसमें एक ही एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? एक ही एंट्री, और वो एंट्री इस आधार पे आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपना अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा गारंटी। क्या आएगा? गारंटी। क्या आ गया आपके? गारंटी। देखिए गारंटी यानी अपन अपनी भाषा में बोले किसी को जबान देना। ठीक है ना, किसी को जबान देना या किसी को अपने बेस पे उसका जो है वो बनना, कि ये एक सबूत के आधार पर जो वो बनना उसका साथी, तो उसे अपन गारंटी बोलते हैं। देखिए गारंटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला, फर्म द्वारा गारंटी, गारंटी बाय फर्म, है ना। देखिए फर्म द्वारा गारंटी के अंदर क्या होगा?
जैसे कि एक फर्म है जिसमें 3 साझेदार है ए, बी और सी। अब एक नया पार्टनर जिसे फर्म लेके आती है उसका नाम है डी। फर्म डी को बोलती है कि फर्म के भले कितने ही लाभ हो, फर्म के भले कितने ही लाभ हो, आपको उन लाभों में से 1 लाख रुपया हमें देना ही पड़ेगा। तो फर्म ने क्या किया, नए पार्टनर को गारंटी दे दी और उसे फर्म के अंदर लेके आ गए। या वर्तमान साझेदार को भी आप गारंटी दे सकते हो कि ए, बी, सी पार्टनर है, सी को गारंटी दे दी को 1 लाख रुपया हम देंगे ही देंगे लाभों में से, ठीक है। तो ये एक फर्म ने एक साझेदार को गारंटी दी है। उसके बाद में है साझेदार द्वारा गारंटी। गारंटी बाय पार्टनर। देखिए, जब एक साझेदार किसी व्यक्ति को गारंटी के आधार पर फर्म में लेके आता है, जैसे कि ए, बी, सी 3 पार्टनर है, अब जो सी है वो डी को लेके आ रहा है। सी जो क्या कर रहा है, वो डी को फर्म में लेके आ रहा है और वो बोल रहा है कि तेरे को 1 लाख रुपए की गारंटी मैं देता हूँ, तेरे को 1 लाख रुपए के लाभ की, 1 लाख रुपए के हिस्से की गारंटी मैं देता हूँ। अब अगर फर्म के लाभों में से उसे 60,000 रुपये मिल रहे, डी को कितने मिल रहे लाभों में से हिस्सा 60,000, और उसे गारंटी कितनी मिली थी 1 लाख की, तो बाकी के 40,000 की पूर्ति किसके द्वारा दी जाएगी, सी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि सी ही गारंटी के आधार पर नए साझेदार को लेके आया है। तो इसे क्या बोलेंगे, साझेदार द्वारा गारंटी। अगला है नए साझेदार द्वारा गारंटी। गारंटी बाय न्यू पार्टनर। देखिए, नए साझेदार द्वारा गारंटी। नए साझेदार द्वारा गारंटी, जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है और वो फर्म को बोलता है कि मैं आपको 2 लाख रुपए कमाने की गारंटी देता हूँ। कोई नया साझेदार आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको इतने लाख रुपए कमाने की गारंटी दे रहा हूँ। नए साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी गई है कि मैं आपको इतने रुपए कमाने की गारंटी देता हूँ। तो उसे क्या बोलेंगे, नए साझेदार द्वारा गारंटी। चौथा है साझेदार द्वारा व फर्म के द्वारा गारंटी। गारंटी बाय बोथ। देखिए, इसमें साझेदार भी फर्म को गारंटी दे रहा है और फर्म भी साझेदार को गारंटी दे रही है। कैसे, साझेदार फर्म को बोलता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए कमाने की गारंटी देता हूँ, तो वो 5 लाख रुपए कमा के देगा। और फर्म बोलती है कि उन 5 लाख में से मैं आपको 2 लाख रुपए के लाभ की गारंटी देती है। यानी फर्म भी गारंटी दे रही है और साझेदार भी गारंटी दे रहा है, दोनों एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक था, साझेदारी के परिचय का गारंटी। गारंटी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, फर्म द्वारा, साझेदार द्वारा, नए साझेदार द्वारा, साझेदार और फर्म द्वारा आपस में गारंटी। ठीक है, ये हो गए आपके गारंटी। तो स्टूडेंट, आज अपन ने जो है वो थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर ली है। कल आपके नंबरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।